जी नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और उसी सवाल से निसार भाई कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सवाल इसका जवाब बन सकता है। जी बिल्कुल। कि इन्होंने सवाल किया कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में यूथ प्लेटफॉर्म और इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन इनको बैन क्यों कर दिया गया? जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल में इस सवाल के पीछे हमारे 25 या 26 साल कौमी ज़िंदगी के जो गुज़रे हैं उसका इस सवाल के ऊपर उनको बड़ा डिपेंडेंट वो ये इस तरह ये होता कि मार्शल्लाह की दौर था, ज़ियाउल्लाह साहब का मार्शल्लाह का दौर था। मैंने वो आपको बताया ना कि एक माइंडसेट चला आ रहा था। वो ये माइंडसेट था कि यार यूथ की जो इतनी पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है इन तलबा यूनियन या स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की वजह से, या रिप्रेजेंटेटिव, मैं इसको स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ज़्यादा कहूँगा, उन्होंने ये देखा कि यार ये जो माशाल्लाह है ये तलबा कॉलेजों के अंदर जाके सवाल, मैंने आपको बताया ना तलबा सवाल करते हैं, यूथ सवाल करती, वो ये है कि भाई ये हमारे ऊपर माशाल्लाह क्यों आते हैं, क्या रोल है कि फौजी हुक्मरान आके हुक्मरानी करें, फिर कहाँ जाते हैं पॉलिटिक्स। फिर माशाल्लाह के हुक्मरानों ने उसको बैन लगाई और मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत फैसला था। और जिसकी वजह से देखें फिर जमहूरी हुकूमतें आई, जमहूरी हुकूमतों ने भी इसको डिस्करेज किया और उनको नहीं करने दिया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस में कॉलेजेस में वायलेंस भी बढ़ा और स्टूडेंट मायूस भी हो गए और उन्होंने कहा उन्होंने की कंट्रीब्यूशन नहीं रही। मेरे ख्याल में जब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जिनको अब हम तलबा यूनियन या स्टूडेंट यूनियन कहते थे, उस ज़माने में किसी कॉलेज की कोई खिड़की नहीं तोड़ी जाती थी, उस कॉलेज में किसी बस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। बेसिकली दे वर ऑनर, दे होन देयर प्रोसेस कैंपसेस, उस तरह से उनकी ओनरशिप होती थी। वो अपने आप को वो जवाबदेह होता था सेनेट में जाके, स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता था वो जाके जवाबदेह होता कि भाई आपके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। तो वो जो अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक ऐसी माहौल पैदा करते थे। निसार भाई, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मशगूलियत इख्तियार करें और एक इन्होंने जो जवाब दिया निसार भाई ने, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ली जाए क्योंकि इससे आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। क्या वजह है कि उनका जो स्टूडेंट्स होते हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके आउटकम्स के अंदर इतना डिफरेंस है? जी बिल्कुल, देखें अब अगर आप वेस्ट की बात करते हैं, एक पॉइंट ये भी है कि हमें खुद भी देखना चाहिए कि जैसे इन्होंने बात की ना कि वो प्रोमोटर्स तो हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आप अभी देख लें यूथ प्लेटफॉर्म्स या पार्टीज़ बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि वो आके सामने हाँ, तो मेरा पॉइंट यही है कि उधर भी इलेक्शंस होते हैं, उधर भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पॉजिटिविटी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे वायलेंस की कभी वेस्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि वेस्ट की जितनी इस वक्त डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें इस सच यूथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्टूडेंट्स की। उन्होंने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ तो बनाई हुई हैं, लेकिन वो लोग स्टूडेंट्स को इस तरह से इजाज़त भी नहीं देते कि वो इस तरह से काम करें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा जी हमें जो लीडरशिप की ज़रूरत है, वो लीडरशिप जो है ना हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जाके बनाएंगे, हम अंदर नहीं काम करेंगे, और जिसकी वजह से वेस्ट को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मेरे ख्याल में वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर स्टूडेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो डेवलपमेंट साइड है, वो एकेडमिक साइड ज़्यादा है, तो वहाँ उसके बाहर देखें उन्होंने इसलिए उसकी अब देखें वेस्ट में अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में ब्लैक्स जो थे ना उनको दबाया गया। उनको जब ब्लैक्स की राइट्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भैया हम आपको इक्वल सिटीज़न मानते हैं, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की जद्दोजहद के बाद, तो उन्होंने क्या किया, यार जो बहुत बड़े पैमाने पर जो ब्लैक्स यूथ थे, स्याफाम नौजवान थे, उनको उन्होंने सोसाइटी में इन्वॉल्व करने के लिए उनके लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिए। कंपनीज ने पैसा देना कर और वो कहाँ से वो चीज रिवाइव हुई थी कि उससे पहले आता था ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड होटल्स के सामने। जी बिल्कुल। तो ये 65 में रेवोल्यूशन आया कि मार्टिन लूथर किंग ने जो एक जलसा किया था कि उसमें तकरीबन शायद 1 मिलियन से ज़्यादा लोग थे, और वो एक जो रेवोल्यूशन आया है, और वो बिल्कुल लेटेस्ट हम एग्जांपल दे सकते हैं। मिडिल ईस्ट की तो दे रहे हैं हम क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन उससे पहले असल तो इनकलाब वो था। जी बिल्कुल। इसमें देखें ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी देखा ये जो स्याफाम है ये अनएजुकेटेड, उन्होंने इस तरह से उनके स्किल ओरिएंटेड नहीं है, अनस्किल्ड लोग, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए,
उन्होंने कहा जी नहीं, इनके पास जाएं, इनको रीच करें और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट का काम करें। उनको कहा कि जी आपको हम जॉब देंगे। उन्होंने कहा जी हम तो स्किल नहीं है हमारे पास, हम कोई ऑनर नहीं है हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आपको हम बनाएंगे। उन्होंने लाखों की तादाद में सियाह फार्म यूथ को मेन स्ट्रीम में डाल के अमेरिका की डेवलपमेंट के लिए हिस्सेदार बनाया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली या मिडल ईस्ट में अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हुआ। इन्होंने कभी भी यूथ को एज अ टूल ऑफ डेवलपमेंट टूल नहीं लिया। वैसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की जो फेल होने की बड़ी वजह है, या उसके जो पहिया जो चलता नहीं है उसकी जो बड़ी वजह है, वो यही है शायद कि जो पॉलिटिक्स को स्टूडेंट लाइफ से जो अलग कर दिया गया। इसके बाद ये हुआ कि क्योंकि दोबारा फिर से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फिर इस एजुकेटेड क्लास, यानी मतलब कि जो स्टूडेंट लाइफ के बाद जो एजुकेटेड क्लास आती है वो उसमें वो डीप पोलिटिसाइज हो गई बड़ी हद तक। तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद जो लोग क्या कहते हैं वोट देने वाले बने, ये जो पॉलिटिक्स में आए, तो फिर तो वो जमशेद हसी से लोग बने जो कि जाली डिग्री वाले लोग बने। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी का जो मॉब रूल बन जाना था, और मॉब रूल के नतीजे में हमारे क्या कहते हैं डेमागॉग्स की सूरत में जो है हमारे हुक्मरानों का आना, उसकी बहुत बड़ी वजह शायद ये है कि जो हमारे जो एजुकेटेड क्लास है वो पॉलिटिक्स को एक गाली समझता है। मैं साथ की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट ये है, इसको अब समझने की कोशिश करें। देखें, दुनिया में इस वक्त तीसरे नंबर के ऊपर जो इकॉनमी है वो जापान की है। जो जापान की टेक्नोलॉजी बेमिसाल है, जापान की दुनिया में इकॉनमी बेमिसाल है। लेकिन क्या वजह है कि जापान में हर 6 महीने बाद एक वज़ीर आज़म बदल जाता है, जापान की कैबिनेट ख़त्म हो जाती है। वो लोगों ने एकेडमिक पे ज़्यादा तवज्जो दिया, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा तवज्जो दिया, उनके अंदर लीडरशिप आई नहीं, उनका सिस्टम चल रहा है। जापानीज वज़ीर आज़म जब आ जाता है अपनी कैबिनेट के साथ 6 महीने बाद आउट हो जाता है। सिस्टम इतना स्ट्रांग है और उनको इतना सिस्टम वो एक बंदे को काम करने नहीं दे रहा। देखिए, कौमी ज़िंदगियाँ किस तरह बनती हैं। कौमों की ज़िंदगियाँ इस तरह बनती हैं कि उनके तलबा, उनके यूथ, उनके नौजवान अपनी ऑनरशिप लेना शुरू कर दें और ये कहें कि जी हम इस कौम को बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। जापानीज में क्या हो रहा है, जापानीज में बहुत ही जीनियस किस्म के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से निकल रही हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी में किसी का दाखिला नहीं होता तो खुदकुशी कर लेते हैं कि इतनी भी बड़ी जगह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास लीडर ही नहीं है, उनके पास वज़ीर आज़म ही नहीं है, उनके पास अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहे। बस उनके पास एक चीज़ है और कंपनीज के CEOs हैं जो कंपनीज को रन करती हैं, जो कॉरपोरेशन को। और वो भी मज़े की बात यह है कि जापानीज कंपनीज अपनी कंसल्टेंसी अमेरिकन प्रोफेसर से ले रहे होते हैं, वेस्ट के प्रोफेसर से ले रहे होते हैं। ऐड करना चाहूँगा कि एक जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है हम लोगों को, जो हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर एक सोच तो यूथ में आई है, लेकिन मसला ये है कि ऊपर जो आप ओल्ड एज के लोग या ओल्ड पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में चल रही है वो इतनी करप्टेड है कि इन्होंने जैसे बात की जाली डिग्री, एक जाली डिग्री वाले जमशेद दस्ती साहब आते हैं इलेक्शन में, जब फाइंड आउट होता है कि ये जाली डिग्री है और वो निकाले जाते हैं, तो वो किसी और पार्टी से टिकट लेकर दोबारा खड़े होके उनको सामने वाले को मुंह चढ़ा रहे होते हैं एक तरह से, और वो एक तमाचा देते हैं कि कोई बिगाड़ना है तो उसी पार्टी से खड़े हो जाते हैं। उसी पार्टी से खड़े हो जाते हैं। फिर यानी एक बेवकूफ़ बनाने की मशीन सामने वालों को बनाया हुआ है कि बनाते रहो। और हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या, अब चीज़ ये है कि आपने एग्जांपल दी लूथर मार्टिन किंग की, तो लूथर मार्टिन किंग से पहले अब बीइंग अ मुस्लिम, हम यानी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आखिरी खुतबे में यही था कि किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फौकियत नहीं होगी, और यहाँ पे इनकलाब आता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिचुएशन लग रही होती है वो ये कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में हम फंसे हुए हैं कि लग रहा होता है कि ये एलीट क्लास है तो ये सिर्फ क्लब्स और कैफ़ेज़ ही में डिस्कशन हो सकता है, और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो तो उन यूनिवर्सिटीज़ या उन कैफ़ों तक तो पहुँच है ही नहीं उनके अंदर थिंकिंग है लेकिन उनके अंदर वहाँ तक पहुँच नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन हो ही नहीं पाता है। वो सबसे बड़ा फेलियर लग रहा होता है। जबकि हम देख रहे हैं अब जो, अगर आप लेटेस्ट, आप भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में एसोसिएट हैं, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए पाकिस्तान में, जैसे साद ने अभी बताया, और चल भी रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान ना अभी भी डिफरेंसेस है कि वो कह रहा होता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये, दूसरा कहता है हमारा ये, तीसरा कहता है हमारा ये, डेमोग्राफिक जियोग्राफिक उस पर सब बटे हुए, और कोई एक कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। इसका आप वजह बताएंगे क्या? जी बिल्कुल, वजह यह है
कि जो आपने ये इसको कैसे हम ना चेंज ओवर करें। जी बिल्कुल, जैसे रेवोल्यूशन की हम जो बात करते आपने हैं, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की जो बात की है ना, उसका बड़ा मशहूर जुमला है, आई हैव अ ड्रीम। तो आप जब तक अपने नौजवानों के अंदर, इन यूथ के अंदर ख्वाबों को जिंदा नहीं करेंगे, जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो मर जाती है। हम तो कहते हैं जी ख्वाब जो है ना हम सोते हुए देखेंगे, अच्छी सी चिकन कढ़ाई का के हम ख्वाब देखेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। अल्लामा इकबाल की पूरी शायरी आरजू की शायरी है, अल्लामा इकबाल की पूरी शायरी विजन की शायरी है, निगाह, नज़र, खुदी, क्या है ये। अगर हमारे नौजवान, मैंने आपको बताया ना, नौजवानों को जब तक आप कौमी दायरे से कनेक्ट नहीं करते, कौन सी चीज़ें कनेक्ट कर सकती हैं नौजवानों को, कौन सी चीज़ कनेक्ट कर सकती है उसकी कौम के साथ, वो आरजू है कि भी इस कौम को आगे बढ़ाना है, ख्वाब है कि मैं इस कौम को बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ। इसके लिए जब लोगों के पास आरजू में बन जाएं, जब तमन्नाएं आ जाएं, जब ख्वाब आंखों में सजना शुरू हो जाएं। हमारे एक बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ख्वाब वो हैं जो आप बंद आंखों से देखें, ये आंखें बंद करें और आप एक मंजर आपके सामने आ जाए। और हम देखें, जब तक हम ख्वाब सिखाएंगे नहीं बच्चों को, तो बच्चे क्या कर रहे हैं इस वक्त, ऑर्गेनाइजेशंस तो बना रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है, यूथ लीडरशिप, यूथ डेवलपमेंट की हर तरफ चर्चे भी हैं, लेकिन क्या हो रहा है। अच्छा निसार भाई, हमारे यहाँ यूथ प्लेटफॉर्म्स भी बन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंडिविजुअली अपने अपने उसके ऊपर, लेकिन क्या वजह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो कभी इस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती। अब मेरे ख्याल में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से शिकवा इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, they are for earning monies, not promoting knowledge and not developing leadership. अनफॉर्चुनेट ये है, अगर प्राइवेट कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट है, अगर उनकी पूरी पैराडाइम शिफ्ट हो जाती है और उनकी पूरी माइंडसेट बदल जाता है, तो दे हैव द वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, उनके पास बहुत अच्छा क्रीम है। लेकिन उनको डर किस बात का? डर इसलिए, मैं आपको बताऊं ना कि उनका काम ये नहीं है। उन्होंने कहा जी लड़के आएँ डिग्री ले लें, MBA की डिग्री ले लें, किसी और टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की डिग्री लेकर जाएं और हमें पैसे दे दें, हमें कोई नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन। आप देखें, इसीलिए देखें कोई भी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं अपनी लेती। उनको कहते हैं हम तो नॉलेज को प्रमोट करें। नॉलेज को किस तरह से आप प्रमोट करें? कितनी किताबें आपने मैनेजमेंट के ऊपर लिखी हैं। जो बरतानिया का निज़ाम तालीम है और बिलखसूस कंप्यूटर का जो उनका निज़ाम तालीम है, वो ये है कि कंप्यूटर ऑपरेटर पैदा कर रहा है, कंप्यूटर डेवलपर नहीं पैदा कर रहा। तो पाकिस्तान में हम लोग इस नॉलेज के कंज्यूमर पैदा कर रहे हैं, नॉलेज प्रोमोटर्स नहीं पैदा कर रहे हैं, नॉलेज ओरिजिनेटर नहीं पैदा कर रहे हैं। तो ये अगर उनका माइंडसेट नहीं बदलता, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ये बात एज एन स्टूडेंट डेवलपमेंट के दोनों का नुकसान हो रहा है इस वक्त। हमारे अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनके पास बड़ी फीसें जाती हैं, मिलियन और बिलियंस के बजट्स हैं, और उनके पास बेपनाह इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास इस वक्त क्रीम आ रही है सोसाइटी की, वो अगर फैसला कर लें कि यार यूथ डेवलपमेंट में, देखिए यूथ एजुकेशन अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। उनको जाकर पूछते हैं, जाके एक उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, किसी MNCs में जाएं या पाकिस्तानी कंपनी में चले जाएं, नौकरी करें, जॉब करें। आपकी ज़िंदगी तो जॉब है। आप तो प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं, आप देखें कि आप तो उस कंट्रीब्यूशन को अदा कर सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए, या एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए, या सोशल एंटरप्राइज के जरिए। तो पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यूथ के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर एक फोकस काम करने की जरूरत है। देखिए स्टेक होल्डर्स कौन है यूथ के स्टेक होल्डर्स सिर्फ अकेले यूथ नहीं है, गवर्नमेंट भी है, सोसाइटी भी है, पेरेंट्स भी हैं, तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, हमारे कॉरपोरेशंस भी हैं, हमारे मीडिया भी है। वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, जिस तरह उमेर कह रहे थे कि डिफरेंसेस को खत्म करें, वो ये सिर्फ ये फैसला कर ले। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश काउंसिल का जो आपने जिक्र किया, मैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, उसमें ये लिखा हुआ है कि यूथ, पाकिस्तान की जो यूथ है ना, उसको जब इन्होंने रिसर्च की पता चला कि पाकिस्तान की यूथ जो है ना एक विजन की तलाश। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास कितने टैलेंट है। आप अली मोइन नवाजिश को देखें, आप हमारे दूसरे लड़कों को देखें, उनकी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर टैलेंट मौजूद है। जी निसार साहब, इस पे हम मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक हम लेते हैं और इसके बाद इसी गुफ्तगू को आगे जारी करेंगे। थैंक यू।